हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। आज बच्चों हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श के मध्य एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपैरिजन देखेंगे उनका कि दोनों में क्या क्या अंतर है। बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को पता नहीं है मेरी क्लास का टाइमिंग, तो बच्चों 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा और 6 बजे मेरी क्लास होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीएलएड बीएड एकेडमी। वहाँ पर आपको डीएलएड और बीएड के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप लोग हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्लास के एंड में कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर। बच्चों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में डिटेल में जाना था। उसका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या उनके सोपान हैं, सब हमने पढ़े थे। आज हम इन दोनों के मध्य अंतर जानेंगे। तो बच्चों, अगर बात की जाए तो इनका लक्ष्य तो एक ही है। जो दोनों काउंसलिंग है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, इनका लक्ष्य तो एक ही है, जो कि है परामर्श देना। किसको? सेवार्थी को। लक्ष्य क्या है? एक ही है कि जो व्यक्ति काउंसलिंग के लिए आया है उसको काउंसलिंग दी जाए, किंतु दोनों की प्रक्रिया में भिन्नता है। इस अंतर को निम्न सारणी द्वारा वर्णित किया जा सकता है। आइए अब एक टेबल देखते हैं जिसमें इन दोनों का डिफरेंस बखूबी रूप से दिखाया गया है। एक तरफ है आपका निर्देशात्मक परामर्श, दूसरी तरफ है अनिर्देशात्मक परामर्श। तो बच्चों, जो निर्देशात्मक परामर्श है वह परामर्शदाता केंद्रित है, यानी कि काउंसलर सेंटर्ड है, जबकि जो अनिर्देशात्मक परामर्श है वो प्रार्थी केंद्रित है, यानी कि जो काउंसलिंग लेने आया है उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द ये परामर्श घूमता रहता है। दूसरा डिफरेंस ये है बच्चों इसमें कि निर्देशात्मक परामर्श में विचारों को अधिक मान्यता दी जाती है। किसके विचारों को? परामर्शदाता के विचारों को। जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी की बातों और उसके व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि निर्देशात्मक में विश्लेषण की प्रधानता होती है, यानी कि एनालिसिस की, और जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस की अधिक महत्वता होती है। विश्लेषण यानी कि छोटे छोटे रूप में कार्य को कर देना, और संश्लेषण यानी कि एक होल रूप में, एक समग्र रूप में एक चीज़ को देखना। चौथा डिफरेंस है, इसमें कम समय लगता है निर्देशात्मक में, जबकि अनिर्देशात्मक एक अधिक समय की आवश्यकता की इसमें डिमांड रहती है। नेक्स्ट डिफरेंसेस पढ़ते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है, निर्देशात्मक परामर्श में संवेगात्मक गतिविधियों का विशेष महत्व नहीं होता है, यानी कि जो प्रार्थी होता है उसके संवेग, उसके इमोशंस और उसके भावनाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उनको प्रकट करना भी नहीं दिया जाता। जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में संवेगों पर ध्यान दिया जाता है। यह समस्या और निर्देशात्मक में समस्या प्रधान होती है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में समस्या का समाधान प्रार्थी स्वयं करने का प्रयत्न करता है। निर्देशात्मक परामर्श में बौद्धिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है,
जो क्रिया होती है निर्देशात्मक परामर्श की, वो बौद्धिक क्रिया पर आधारित होती है, जबकि जो अनिर्देशात्मक परामर्श है वो व्यवहारिक क्रियाओं पर आधारित है। निर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी के व्यक्तिगत इतिहास का महत्व होता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में इतिहास पर न जाकर वर्तमान समस्या पर जोर रहता है। निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता प्राय नेतृत्व करने लगता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता निरपेक्ष भाव से प्रार्थी की सहायता करता है। निर्देशात्मक परामर्श में परिवेश का प्रभाव पड़ता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में परिवेश के प्रति अधिक सचेत न रहकर स्वतंत्र चिंतन किया जाता है। निर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी की क्षमता को सीमित महत्व दिया जाता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में प्रार्थी के अंदर छिपी निर्णय लेने की क्षमता को जागृत किया जाता है। तभी तो इसमें व्यक्ति स्वयं भी निर्णय ले लेता है एक काउंसलर की मदद से। तो बच्चों, हमने कई सारे इसके डिफरेंसेस देखे। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इजी वर्ड्स में थे ये डिफरेंसेस। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा जो काउंसलिंग का टाइप है, जो कि है एक्लेक्टिक काउंसलिंग, यानी कि समन्वित परामर्श। बच्चों, जो समन्वित परामर्श है वो दोनों का ही मिक्सअप है, वो बीच की एक प्रक्रिया है इन दोनों के बीच की। ना ही तो उसको पूर्ण डायरेक्टिव बोलेंगे, ना ही उसको पूर्ण नॉन डायरेक्टिव बोलेंगे। दोनों का ही इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट अंश मिला रहता है। तो आइए जानते हैं कि बेसिकली ये क्या होता है। जो परामर्शदाता निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक विचारधाराओं से असहमत हैं, उन्होंने परामर्श के एक अन्य प्रकार की तकनीक को विकसित किया। वो तकनीक कौन सी है बच्चों? वो है समन्वित परामर्श, यानी कि समाहारक परामर्श, जिसको हम एक्लेक्टिक काउंसलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। समन्वित परामर्श एक प्रकार से दोनों उपबोधनों के मध्य का परामर्श है, यानी कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों के मध्य का ये परामर्श है। इसे इसीलिए मध्य मार्गी के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछने के लिए आ जाए कि मध्य मार्गीय परामर्श कौन सा होता है, तो वो होता है समन्वित परामर्श। समाहार परामर्श की प्रवृत्ति के अनुरूप इसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर और सेवार्थी के हित में होने पर भावात्मक अभिव्यक्ति पर नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। यानी कि प्रार्थी की या सेवार्थी की हित में होने पर अगर कोई भावात्मक अभिव्यक्ति है तो उस पर नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। इसमें उपबोधक पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं रहता, यानी कि जो उपबोधक है, जो काउंसलर है, वो पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं रहता, यानी कि निरपेक्ष नहीं रहता। इसमें परिस्थिति के अनुरूप उपबोधक तथा सेवार्थी के संबंधों के मध्य कुछ पूर्व निश्चित दूरी निहित रहती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों F.C. थॉर्न ने किया। किसने किया? F.C. थॉर्न ने। तो इस परामर्श के, यानी कि समन्वित परामर्श के प्रतिपादक कौन है? F.C. थॉर्न। अब बच्चों जानते हैं कि थॉर्न महोदय ने इसके बारे में क्या कहा था। तो थॉर्न महोदय का कहना है कि एक उपबोधक को दोनों ही विधियों में निपुण होना चाहिए, ताकि जिस प्रकार का उपबोधित व्यक्ति हो उसी प्रकार की विधि का उपयोग किया जा सके।
तो थॉर्न महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक काउंसलर है उसको दोनों ही विधि यानी कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों ही विधियों में निपुण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि वो ज़रूरत के हिसाब से जिस भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है उसी के हिसाब से वो अपनी काउंसलिंग कर सकता है, उसी हिसाब से अपनी काउंसलिंग विधि को अपना चेंज कर सकता है। यह परामर्श दोनों ही का मिश्रित रूप है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय रहता है, ना ही निष्क्रिय रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन एवं उसकी आवश्यकताओं की जानकारी परामर्श द्वारा ही की जाती है। यानी कि जो सेवार्थी होता है, जिसको काउंसलिंग चाहिए होती है, उसका व्यक्तित्व का अध्ययन और उसकी आवश्यकताओं की जानकारी परामर्श ही करता है। इसके पश्चात परामर्शदाता उन विधियों को चयनित करता है जो सेवार्थी के लिए अधिक लाभकारी या सहायक रहती हैं। वो स्थिति के हिसाब से कि कौन सी विधि सुटेबल रहेगी उसको वो चूज़ कर लेता है। संग्रहीय परामर्श में परिविधियाँ परिस्थिति एवं सेवार्थी के अनुसार ही उपयुक्त की जाती हैं। इस प्रकार के परामर्श में पुनः विश्वास, सूचना प्रदान करना, गिविंग इंफॉर्मेशन, केस हिस्ट्री, परीक्षण आदि प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे इसके क्या क्या सोपान हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं एक्लेक्टिंग काउंसलिंग के। तो बच्चे इसके 6 स्टेप्स हैं। पहला है उपबोध्य की आवश्यकता तथा व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन। जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जो परामर्शदाता है वो उपबोध्य की व्यक्तित्व की जानकारी भी रखता है और उसकी आवश्यकताओं की पहचान भी वो खुद ही करता है। तो प्रथम सोपान में परामर्शदाता यह प्रयास करता है कि उपबोध्य की वास्तविक आवश्यकता क्या है, प्रार्थी की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए। सर्वप्रथम उसकी वास्तविक आवश्यकता ज्ञात की जाती है। दूसरा स्टेप है प्रविधियों का चयन करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। इसके अंतर्गत उपबोध्य की आवश्यकता के अनुसार प्रविधियों का चयन कर उनका उपयोग किया जाता है। द्वितीय सोपान की मुख्य विशेषता है परामर्श की प्रविधियों को व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुकूल प्रयुक्त करने का प्रयास करना। तो पहला तो हो गया बच्चों कि जो प्रार्थी है, जो सेवार्थी है, उसकी आवश्यकताओं का पता लगाना, उसकी व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना, और दूसरा है फिर उसी हिसाब से मतलब जैसे भी उसको काउंसलिंग करनी है उसी हिसाब से उसका टेक्निक का सिलेक्शन करना। फिर तीसरा है उस टेक्निक को अप्लाई करना, प्रविधियों का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स। चयनित प्रविधियों को विशिष्ट परिस्थिति में प्रयुक्त किया जाता है। जिन प्रविधियों का चयन किया जाता है उनकी उपयोगिता उपबोध्य की परिस्थिति के अनुसार ही देखी जाती है। फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है। प्रभावशीलता का मूल्यांकन देखा जाता है कि जो भी टेक्निक अपनाई गई हैं, अप्लाई की गई हैं, वो टेक्निक कितनी इफ़ेक्टिव रहीं। उपबोध्य को यथोचित परामर्श देने तथा पथ प्रदर्शन हेतु वांछनीय तैयारी इस सोपान में की जाती है। इसमें प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। परामर्श की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग। उपबोध्य को यथोचित परामर्श तथा पथ प्रदर्शन हेतु वांछनीय तैयारी इस सोपान में की जाती है। और लास्ट है उपबोध्य एवं अन्य संबंधी व्यक्तियों की राय लेना। तो ये थे सारे स्टेप्स जो कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग में होते हैं। अब जानते हैं इसकी विशेषताएं। FC टॉम के अनुसार समन्वित परामर्श की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार के परामर्श में समन्वयक विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम ही समन्वित है तो विधि भी समन्वयक है। मुख्य भूमिका परामर्श प्रार्थी की होती है और परामर्शक प्राय उदासीन रहता है, यानी कि पैसिव रोल में रहता है। कार्य क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी की समस्या समाधान की क्षमता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह प्रक्रिया कम खर्चीली है।
प्राय सभी प्रविधियों का प्रयोग कर लिया जाता है। प्रत्याशी उसकी समस्या तथा उसकी स्थिति को देखते हुए परामर्शक के सम्मुख निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक के विकल्प खुले रहते हैं। प्रत्याशी को समस्या का समाधान निकालने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं एक्लेक्टिक काउंसलिंग के, आइए बच्चों वो जानते हैं। पहला है, अधिकांशतः लोग इस प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और इसे अवसर प्रदान कहते हैं। दोनों अनिर्देशात्मक व निर्देशात्मक प्रविधि को जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनके नेचर अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से लोग इस प्रक्रिया को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं। प्रार्थी को स्वतंत्रता देने के आधार और उसकी सीमा पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता। यहाँ पर मतलब कोई ऐसे खुले रूप से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि प्रार्थी को इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए उसके भावनात्मक उसके प्रयोग पर कि वो कितनी भावनाओं को अपने व्यक्त कर सकता है, और उस पर कोई सीमा भी नहीं है। दोनों प्रविधियों को मिलाने से उचित मार्ग चयन और परिणाम प्राप्ति में भी दुविधा होती है। तो बच्चों, ये था आपका आज का सेशन। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास आपकी और भी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।